जैसा कि मैंने एक बार फिर से मैं क्विक रिवाइज कर दूं, ये एनसीईआरटी का पहला पन्ना है जिसको आप लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है, इसको नजरअंदाज कर देते हैं। यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। ये बेसिकली आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, दिया हुआ है, तो इसमें बेसिकली आमुख यानी उसका जो पूरा कोर है वो बताता है। मैं हल्का से इसको पढ़ देता हूं, इस पर मेरी लास्ट डिस्कशन बहुत अच्छी और बहुत बड़ी हुई थी, आप लोग उसको जो है वो जस्टिफाई करने की, उसको समझने की कोशिश करिएगा। ये कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, जो हमारा न्यू एजुकेशन जो हमारा फ्रेमवर्क है 2005, जो हमारा गवर्नमेंट का आदेश है, जिसपे आधार पर जो है यूपीएससी आपका एग्जाम लेगी, वो कहती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण इसने एक बात कही है कि स्कूली जीवन को बाहर के जीवन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि मैंने आपको बताया था कि ये आपसे अप्लाइड नॉलेज की मांग कर रहा है। अब आप रट के सोच रहे हैं कि अगर कोई फैक्ट रट लें या कोई डायमेंशंस रट लें और वहां जाकर वो एग्जाम देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये कहता है कि आपको बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात करता है, कहता है कि ये जो प्रिंसिपल है ये किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है। यानी कि किताबी ज्ञान का मतलब होता है मगिंग, ठीक है, मगअप, मैंने याद कर लिया, मैंने फैक्ट याद कर लिया, आज मैंने 50 पेज पढ़ लिया, आज मैंने 100 पेज पढ़ लिए। कहता है कि हमारा जो फ्रेमवर्क है जिसपे गवर्नमेंट इसी के आदेश पर जो है वो यूपीएससी एग्जाम लेगा या कोई भी जो पीसीएस एग्जाम होगा वो इसी के बेस पे होगा। इसको बहुत ध्यान से समझ लो और इसको कंठस्थ कर लो। ये याद रखना, अगर आप इसको नहीं समझ पाओगे तो आप किसी और डायरेक्शन में जाओगे और यूपीएससी किसी और डायरेक्शन में जाएगा, और फिर आप कहते हैं कि साहब हम तो फेल कर गए या हमारा जो हमसे क्रैक नहीं हुआ। उसके पीछे कुछ फंडामेंटल रीजंस हैं। अगला कहता है कि यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए। मतलब कि आज हम अपने लाइफ में उसको कोई अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, हम स्किल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको रट रहे हैं, हम डिग्री ले रहे हैं, हम स्कूल पास कर जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमारे जीवन में उसका कोई महत्व नहीं रह जा रहा है। फिर कहता है कि नई राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यक्रम पुस्तकें, ये जो हमारी एनसीईआरटीज बनाई गई हैं, इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हम हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति, क्या कहता है, मगअप द डाटा। कहता है कि ये जो रटा देना यानी कि हम जो है लर्न करना, मेमोराइज कर लेना, उसको याद कर लेना, खूब ढेर सारे फार्मूले, खूब ढेर सारा फैक्ट, हिस्ट्री के फैक्ट्स, ज्योग्राफी के फैक्ट्स, बोला ये रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध करते हैं। ये खुद कह रहा है कि हमें आपको रटाना नहीं है, हमें ये नहीं कि आप घंटों बैठ के खूब ब्रिलियंट हो, खूब याद कर डाला, मेमोरी अच्छी है, बोले नहीं। इसीलिए मैंने आपसे कहा यूपीएससी में आज भी 50% बच्चे वो आते हैं जो सेकंड डिविजनर होते हैं या कभी 12th में फेल हो गए या अपनी लाइफ में बहुत एकेडमिकली ब्राइट नहीं होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी जो होता है वो क्या कहती है, कहती है कि हमें एक सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड वाला बंदा चाहिए जो समझ रखता हो, रटने वाली प्रवृत्ति नहीं, यानी कि जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो बिहेव करता हो, क्या करता हो, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है वो अगर बिहेव करता है तो हमें वो स्टूडेंट चाहिए। यानी जिसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, जो अपनी पढ़ी गई चीजों को अप्लाई कर सकता हो लाइफ में, जो हमारे प्रश्न है उनको उसी हिसाब से जवाब दे सकता हो, तो हमें वो स्टूडेंट चाहिए। इसीलिए जब यूपीएससी अपने प्रश्न को रखता है तो उसमें काफी हद तक वो अप्लाइड नॉलेज की मांग करता है। ये फैक्ट, ये जो है, ये चीजें हम आपने इसको बहुत लोगों ने नजरअंदाज कर दिया होगा। ये एनसीईआरटी का पहला पेज है, हर किताब में दिया हुआ है, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़ डालते, इसको नहीं पढ़ पाते, क्योंकि ये क्या पता है, ये बताता है पर्पस ऑफ बुक, यानी इस किताब का उद्देश्य क्या है, इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्या है जिसको सरकार कह रही है। फिर यूपीएससी जो पेपर बनाएगा उसी कॉमन डोमेन से पेपर बनाएगा और वो आपसे इसी ट्रेड्स की मांग करेगा, इसी आपके बिहेव की मांग करेगा कि आप रट्टाफाई ना करो, आप मगअप ना करो, आप चीजों को समझो और अप्लाई करो। हमसे यही बहुत बड़ी गलती हो जाती है। हमें लगता है कि हमने पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली है, उसके सारे फैक्ट्स याद कर लिए हैं, हमें एग्जाम में अब क्रैक करने से कोई रोक नहीं पाएगा। यह चीज हमें समझना पड़ेगा। यूपीएससी कहता है कि गो फॉर द बिटवीन द लाइंस, यानी बिटवीन द लाइंस। अभी आपको क्वेश्चन के साथ दिखाऊंगा ये चीज क्या है। तो ये जो चीज है वो हमारी फ्रेमवर्क है और यूपीएससी इसी जो पर, क्योंकि भाई गवर्नमेंट का आदेश है, ये हमारा फ्रेमवर्क है, तो इसी चीज को वो आगे कैरी करने का प्रयास लगातार करता है। यहां तक ओके है? यस बताइए। हाँ सर ओके। मैं इसको बहुत डिटेल में, अगर मेरी वीडियो देखोगे तो मैंने हिंदी और इंग्लिश में इसको बहुत लंबे समय से इसको जो है एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है, और बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो क्या होगा, तुम्हें मौसी के घर जाना है लेकिन पता नहीं एड्रेस का, तो इधर है यूपीएससी, ठीक है, तुम क्या करोगे, सर मुझे आईएएस बनना है, यूपीएससी करना है, सर पहली बार में टॉप करना है, फलाना। अभी किसी ने पूछ रहा था हिंदी वाले का क्या होगा, अंग्रेजी वाले का क्या होगा, फलाने वाले का, सारी बातें जो है वो बहुत उलझन वाली हैं। और तुम क्या होगा, अपनी एनर्जी को लेकर चल दोगे दूसरे डायरेक्शन में, तो क्या होगा, कभी तुम्हारा मिलन होगा लबासना से? तो जब मिलन नहीं होगा तो फिर कहां से तुम्हारे सपने पूरे होंगे? तो फिर हम क्या होता है, बहाने गढ़ते हैं कि फलनवा का नहीं हुआ, ढकनवा का नहीं हुआ, क्योंकि वो है कि
ठीक है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। तो चाहिए इसको कुछ और, जो संस्था एग्जाम ले रही है वो रिक्वायरमेंट आपसे कुछ और कह रही है और बता रही है। इस वाले पेज को तो आप पढ़ते ही नहीं, आप सीधे पहुंचते हो, अरे आज तो चैप्टर 1 खत्म करके सोना है, ऐसे यस करते हो। अब पता चला जो है वो जो मेन चीज है कि हमें इस बुक को यूज कैसे करना है, ये हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम जो है वो संवैधानिक संस्था है, वो हमसे किस रूप में एग्जाम लेगी, वो इसी फ्रेमवर्क के एग्जाम लेगी, ये समझना हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात याद रखिएगा, नहीं तो यूपीएससी लबासना का सपना तो देखोगे लेकिन रास्ते कुछ और होंगे, तो फिर क्या होगा, डिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं और इस चीज को और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। आगे हमारे पास क्या क्या चीजें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि जो हमारी कॉमन डोमेन की बुक, मैंने बताया था व्हाट इज कॉमन डोमेन बुक, मैंने आपको इसके बारे में लास्ट वीडियो में बताया था कि कॉमन डोमेन जो है वो जो है आपका कंटेक्स्ट होता है वो क्या होता है, उस वीडियो में आप देखेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि एनसीईआरटी इज एनआईओएस, These are the two very important segments, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एनसीईआरटी के बारे में बात करते थे। एनसीईआरटी सर्वसुलभ है, पूरे देश में एक कॉमन फ्रेमवर्क, मैंने लास्ट टाइम आपको एक पूरा कंटेक्स्ट पढ़कर बताया था कि विद्वानों की समिति होती है, उस समिति का एक पर्पस होता है जो गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क के अनुसार एक किताब, एक पाठ्यक्रम तैयार करता है और उसकी हर चर्चा, हर जो है चैप्टर्स पे चर्चा होती है, सरकार क्या चाह रही है, कैसे चाह रही है, वो उस बुक्स के थ्रू वो आगे प्रोपोगेट होता है। इसलिए आपने देखा कई बार एनसीईआरटी के चैप्टर्स को लेकर देश में विवाद हो जाता है। आपके स्कूल की किताब पे नहीं होगा लेकिन एनसीईआरटी में कोई चैप्टर है, औरंगजेब पढ़ाया जाना चाहिए, नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, राणा प्रताप पढ़ाया जाना चाहिए, नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, इस पर जो पूरी नेशनल डिबेट होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक अखिल भारतीय संस्था यानी कि आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो इस तरह के कॉमन डोमेन का इस्तेमाल करेगी। अब सवाल यह है कि एनसीईआरटी को पढ़े कैसे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक हल्का सा एग्जांपल दिया था, छोटा सा नन्हा सा एग्जांपल दिया था कि दीज आर द बुक्स ऑफ ज्योग्राफी इटसेल्फ। ये ज्योग्राफी की 6ठी 12वीं किताबें, बहुत छोटी, देखो कितनी हल्की फुल्की किताबें हैं, ठीक है, केवल ज्योग्राफी की। अरे देखो अच्छा खासा इसमें वजन है और बहुत अच्छा खासा सेगमेंट है। अब हमें क्या करना है, इसी तरह की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस। अब सवाल है कि इतनी किताबें, 56 के आसपास बुक्स बन रही हैं, 2000 से ज्यादा पेजेस बन रहे हैं। अब सवाल है कि हमें पढ़ना कैसे। दिमाग में ये बात आती तो जरूर होगी, आपसे ये तो कहा होगा, आपके चाचा, फूफा, ताऊ, किसी ने मिला होगा सीनियर, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, तो ज्ञान आपको मिल गया होगा। मैंने आपको बताया कि क्यों पढ़ना जरूरी है, ये भली बात। अब सवाल यह है कि इसको पढ़ना कैसे पढ़ना है। ठीक है, क्या सारे पन्ने मुझे पढ़ डालने हैं, मुझे ए टू जेड करो एक से पढ़ डालो सारा। अब सवाल है कि ये कितना इंपॉर्टेंस रखती है, सबसे बड़ा जरूरी ये है। दूसरा, ये भारी भरकम कह तो तुम दो कि इसको पढ़े डालो, अभी इसको मैं जब सारा कंपाइल करूंगा इतना जो है तैयार होगा, बाबू इसको हम पढ़े कैसे। तो मैंने कल लास्ट टाइम जो है आपको नई वाली एनसीईआरटी पढ़ने के लिए प्रेरित किया था, ये आपको एक जवाब दे दिया। आज मैं आपसे बात करूंगा कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस कहां है और वो क्वेश्चन बीटीएल एनसीईआरटी को जो यूपीएससी, देखो एक होगा स्कूल का बच्चा पढ़ेगा, ठीक है, तो आप स्कूल के बच्चे तो हो नहीं कि आज 6ठी क्लास का आपको एग्जाम देना तो 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ डाली, पेपर की कटिंग वटिंग करके मास्टर जी से ग्रेड ले लिए, ये तो आपको करना नहीं है। आप कौन हो, आप इस एनसीईआरटी बुक को किसके लिए पढ़ने जा रहे हो, यूपीएससी के लिए पढ़ने जा रहे हो या पीसीएस के लिए पढ़ने जा रहे हो, दोनों लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। तो आप स्टेट एग्जाम या यूपीएससी के लिए पढ़ने जा रहे हो। अब आपके पढ़ने का तरीका इसके पढ़ने के तरीके से अलग होगा, इसीलिए जब आप इसको जो है वो लाइन बाय लाइन इस तरह से पढ़ते हो या बिना उसके अर्क को समझे पढ़ते हो तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हो, अपना एफर्ट, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो मैंने ये तक देखा बच्चे साल 1.5 साल जो है एनसीईआरटी पढ़ते रहते हैं और आउटपुट उनका नहीं निकलता है। हमें जो तैयारी करनी है उसमें हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है BTL, बिटवीन द लाइन्स, राइट। बिटवीन द लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, यानी ये तुमसे कह रहा है नेक्टर्स निकालने हम पड़ेंगे, यानी इसका अप्लाइड पार्ट, क्योंकि पहले से कह रहा है कि आपको रटना नहीं है, ये सारा आपको बैठ के रटना नहीं है, कह रहा है कि इसमें एप्लीकेबल पार्ट यानी बिटवीन द लाइन पार्ट्स आपको समझना है। और इस बात को बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं और इसकी गहराई को समझने की कोशिश करना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। मैं आपको प्रूफ देने जा रहा हूं, ठीक है, रेडी हो। अब मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूं कि बीटीएल जो है वो एग्जाम के लिए, यूपीएससी एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट कैसे है, और मैं आपको प्रूफ के साथ प्रूफ कर एक एक पेज नंबर फोटो दिखाऊंगा तुम्हें। रेडी, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि बीटीएल को अगर हम बेस करें, आपके सामने ही मैं उसको निकालूंगा और यहां पर अगर हम उसको समराइज करें प्रॉपरली, LWMI में लेकर आए, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, तो एनसीईआरटी हमारे लिए कितनी हेल्पफुल हो जाती है, इसका अब आप जो है वो इंपॉर्टेंस देखने जा रहे हैं। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें प्रस्तुत करने जा रहा हूं, चलिए देखते हैं। ये रहा आपका प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने कुछ सैंपल लिए हैं, ठीक है, क्लियर है, विजिबल है। इंग्लिश में मैं बोल देता हूं, हिंदी में ये टाइप है अभी, तो इसको देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन कहां है, मैं आपको प्रूफ के साथ उसको मैं बताता जाऊंगा, ध्यान से उसको समझना और समझना। क्वेश्चन है, भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है। अब आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास
56 से ज्यादा एनसीईआरटीज हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके यूपीएससी प्री में, ठीक है। भारत में भूमि उपयोग यानी कि लैंड जो आपका यूजेज है, वो कह रहा है कि जैसे हमारी एग्रीकल्चर में जो लैंड यूजेज हो रहा है, या आज हमारा जो भारत के पास 2.4% भूमि है, तो 2.4% हमारे पास लैंड का ज्योग्राफिकल एरिया है। तो वो कह रहा है कि आज हमारे पास ये किस तरह से जो है हम आज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर, तो उस समय के डाटा के हिसाब से इन्होंने एनसीईआरटी पे क्वेश्चन पूछ लिया। ये कह रहा है कि जो हमारा नेट सोन एरिया है यानी कि बुआई क्षेत्र 25% है, वन 30% यानी फॉरेस्ट 30%, और अदर जो एरियाज है जहां पर हम और एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमारे पास 42% है। या बी ऑप्शन कह रहा है कि नेट बुआई क्षेत्र 58%, वन 17% या अन्य क्षेत्र 25%। चूंकि वन रिपोर्ट जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और राष्ट्रीय चर्चा का हर 2 साल पे राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन जाती है, ठीक है। तो ये यहां पर अगला कह रहा है कि जो नेट सोन एरिया है यानी कि जहां पर बुआई हो रही है 43%, वन यानी फॉरेस्ट 29%, और वन क्षेत्र 28%, ठीक है। और जो नेट सोन एरिया 47, 123, अन्य क्षेत्र 30% के आसपास बढ़ रहा है। तो नेट सोन एरिया जहां पर, ये नहीं कि एग्रीकल्चर फील्ड की बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है कि नेट सोन एरिया जहां पर उस साल उस फसल में बुआई हुई हो, जो या बारंबारता यहां पे प्रायोरिटी आपको दिखाई पड़ रही है। तो आपको ये समझ में आई, क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। अब सवाल है कि इसका सोर्स क्या हो सकता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो सोर्स है, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। ये देखिए, इसका जो सोर्स है फिगर नंबर 1.4, ठीक है। ये देखिए यहां पे आपको मैं दिखा रहा हूं, एनसीईआरटी का है, मैंने यहां पे आपको सोर्स बताया, ठीक है। दिस इज द सोर्स, 10th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, राइट है। इसका नाम है संसाधन एवं विकास, और चित्र नंबर 1। अब यहां पे टेक्स्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा है, यहां पर उन्होंने एक फिगर का उन्होंने इवेल्युएशन किया था और फिगर पे क्वेश्चन पूछा है डायरेक्टली, ठीक है। दैट इज ये तुम्हारा 10th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, ये है रहा हमारा क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये रहा आपका चित्र नंबर 1.4, राइट। और कह रहा है कि ये एक पाई चार्ट है, इसीलिए आपने देखा होगा आप जब सीसैट पढ़ते हैं, आपको पता है ना, सीसैट में आपके मैथ्स में एक पोर्शन होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट। आप लोगों ने अगर सिलेबस देखा होगा, प्री में आपका आता है मैथमेटिक्स, ठीक है, सीसैट, तो उसमें आपको पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है, डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना पड़ता है। एक्चुअली आईएएस ऑफिसर को अपनी लाइफ में बहुत सी फाइलों में डाटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट, बार ग्राफ, अभी आपने देखा कोविड के कितने केसेस हैं उनके ग्राफ दिए गए, राज्यवार ग्राफ दिए जा रहे हैं, कहां कितनी डेथ हो रही है, कहां कितना वैक्सीनेशन हुआ, ये डाटा उनको हमेशा पढ़ना पड़ता है। इसीलिए यूपीएससी ने क्या किया, वहां पर 2011 में बदलाव किए, और 2011 में बदलाव करके उन्होंने मैथमेटिक्स में वो चीजें डाली जो आगे चलकर आपकी लाइफ में ट्रेड्स है, जो आपको यूज करना पड़ेगा एज एन आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। आपके राज्य में कितना अपराध हो रहा है, कितनी महिलाओं के खिलाफ, ये सब क्या होगा आपको पाई चार्ट या बार ग्राफ में हमेशा मिलता रहेगा। अब इसने कोई टेक्स्ट ना इस्तेमाल करके डायरेक्टली देखो यहां से क्वेश्चन उठा लिया, डायरेक्टली क्वेश्चन उठाया यहां से, एनसीईआरटी का पहला स्रोत। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि शेवराय पहाड़ियां कहां स्थित हैं। फैक्ट बेस्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, शेवराय पहाड़ियां कहां स्थित है। अब तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आने लगे, तो मैं छोटे छोटे एग्जांपल के थ्रू आपको बताता रहूंगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आया, ये यूपीएससी प्री का क्वेश्चन, कह रहा है आंध्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु कहां पर हमारे पास ये मिल रहा है। अब इसका जो सोर्स है वो 9th क्लास की एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी, नाम है भारत का भौगोलिक स्वरूप, पेज नंबर 14। चलिए देख लेते हैं। ये आपका सोर्स भी मैं आपको बता दे रहा हूं कहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्री का क्वेश्चन कहां से हमें मिला हुआ है। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये है एनसीईआरटी सोर्स, मैंने लिया आपके सामने, मैंने इसको प्रस्तुत कर दिया है, ठीक है। ये आपके सामने यहां पर मैं आपको इसको प्रेजेंट कर रहा हूं, राइट। जब आप जाएंगे, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी है, राइट। और जब आप पेज नंबर 14 पे पहुंचेंगे तो आपको यही दिखाई पड़ेगा, मैंने यहां से सोर्स इसका लिया है। तो सीधे सीधे कह रहा है, ये देखिए पूर्वी घाट का, यहां पे मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं, आप जाके चेक कर सकते हैं। कहता है कि पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में, कहां पर, साउथ वेस्ट में शेवरॉय तथा जावेडी की पहाड़ियां। ये अलग अलग बार भी क्वेश्चन, ये फिर एक बार आया था, अगली बार जावेडी को लेकर आया था। तो शेवरॉय जावेडी की पहाड़ियां स्थित है। जो ऊटी है यानी उडगम मंगलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडाई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र पर ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए ये क्या कर रहा है, एनसीईआरटी आपसे कहता है कि स्टार्ट मैप वर्क। ये मैप वर्क के क्वेश्चन है, वो खुद तुमसे कह रहा है रटो नहीं, मैप वर्क करो, इसको जो है वो देखो। और ये सारे क्वेश्चन यहां से आए, वो मैंने आपको यहां प्रूफ दिखा दिया। दिस इज द पेज नंबर एंड दिस इज द क्वेश्चन, राइट।
तो इसके बाद क्या, यूपीएससी धीरे धीरे आगे गया और यूपीएससी ने अपने क्वेश्चंस को और टफ करना शुरू कर दिया, बहुत टफ करना शुरू कर दिया। अब जरा ध्यान से देखते जाओ मेरे साथ, ठीक है, इसको जो है वो आप देखते जाओ कि कैसे ये चीजें जो है वो बदलाव के साथ गुजर रही हैं। डन है, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैंने सोर्स दे दिया है, मैं पीडीएफ भी आपको कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इसका मैंने जो है वो आपको पूरा, ये आपके सामने देखिए, ये देखिए, जैसे किसी बच्चे ने कहा जूम कर दीजिए, यही क्वेश्चन था ना, फिर से कहिए तो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, क्वेश्चन को आप दोबारा देखें ध्यान से। कह रहा है शेवराय पहाड़ियां कहां स्थित हैं, ठीक है, तो ये आगे मैप वर्क कह रहा है। अब जरा यहां ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है और ये रहा इसका सोर्स, ठीक है, ये इसका सोर्स है पूरा। अगर आप पढ़ेंगे तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई, आप ये जैसे जाएंगे अनाईमुड़ी की तथा फलाना डोडा बेटा है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत ये है, और पूर्वी घाट के, दैट इज इन द पूर्वी घाट, शेवराय तथा जैवेडी की पहाड़ियां स्थित हैं। अब आप क्या करोगे, अब जो मैं आपको ये मुझे आपको सिर्फ दिखाना, ये महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था, जो आपको मैं बीटीएल वर्ड यूज कर रहा था, जिसमें आप सबसे बड़ी गलती करते हो, और जब आप उसको रीड आउट करते हो, आप मगअप करते हो, याद करते हो, आपसे बिगेस्ट मिस्टेक होती कहां है, जिस पर आप ध्यान नहीं दोगे। क्वेश्चन का नेचर क्या था, क्वेश्चन में पहाड़ी का नाम दिया था, ये शेवराय वाली पहाड़ियां ये देखिए आपके सामने है, ठीक है, पहाड़ी का नाम तो उसने दे दिया कि ये पहाड़ी है, कि ये शेवराय पहाड़ियां कहां है, लेकिन उसमें उसने स्टेट पूछा था, ठीक है, स्टेट पूछा था। अब आपका क्या है, और इसमें जो है एनसीईआरटी में दिया है पूर्वी घाट, कि ये केवल पूर्वी घाट के, और पूर्वी घाट कई जो है वो स्टेट से होकर गुजरता है भाई। इंडिया के दो सबसे प्रमुख जो है वो पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में हमें दिखा जाता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बारीकी से इस बात को समझिएगा कि ये क्या मैं कह रहा हूं। तो आप जरा देखिए, इसमें स्टेट का नाम तुम्हें कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, इसमें स्टेट, क्योंकि वो क्या होगा, वो पूरा पूर्वी घाट ऐसे जो है वो जा रहा है, ठीक है, भारत में अगर आप मैप में देखेंगे यहीं पे दिया हुआ है इसके साथ। अब बीटीएल किसे कहते हैं, आपके दिमाग में आ गया, सर इसमें तो ठीक है किया है, क्वेश्चन में स्टेट पूछा है, यहां पर पर्वत कहां किस श्रृंखला का भाग है और कौन सी पहाड़ी है, उसकी ऊंचाई क्या, ये डाटा इसने दे दिया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था, जिस पर टीचर आपकी मदद करता है या कोई आपका गाइड, आप मेंटर आपकी मदद करता है और मगब से रोकने को बताते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बीटीएल। बीटीएल क्या होता है, अब आप क्या करोगे, अगर आप बिगिनर हो और आपने कहा नहीं मैं तो अपनी मेहनत से एनसीईआरटी पूरी रट डालूंगा, आपने क्या किया, इसका आप ऐसे नोट्स बनाओगे, जाओगे कॉपी में लिखोगे ये वाला पर्वत है फलाने ठिकाने, ये ऐसे ऐसे आप नोट्स बना डालोगे, ठीक है, मैं कहता हूं अच्छे नोट्स आपने बना डाले। लेकिन इसमें जो बीटीएल है वो देखो क्या है, वो ये कहता है, उसने खुद कह दिया, यूपीएससी वाले कोई बेवकूफ थोड़े ना है, वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेलते भाई, उन्हें 13 लाख लोगों में से अपने काम के 12,000 मेंस के लिए छांटने हैं, तो कैसे छांटेगा, वो जानता है कि तुम गलती कहां करोगे। उसका एग्जामिनर बहुत जाना माना प्रोफेसर होता है जो एग्जाम कॉपी सेट करता है, या कई पैनल्स जो होते हैं वो जो है वो बनाते हैं क्वेश्चन पेपर, तो बड़े स्मार्ट लोग होते हैं, वो ये जानते हैं कि तुम गलती कहां करोगे, उनको एक नेचर पता होता है, साइकोलॉजी पता होती है, कौन सा स्टूडेंट रटने वाला और कौन सा स्टूडेंट समझ का है। तो उन्हें क्या होता है, प्री एग्जाम छन्नी होती है, छन्नी का मतलब छान लेना, तो उन्हें नॉन सीरियस स्टूडेंट छांटने होते हैं, अपने काम के उन्हें 12,000 14,000 बच्चे निकालने। उन्होंने क्या है, इसमें लिखा है कि प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति। अब ये देखो, इसमें खुद कह रहा है, एनसीईआरटी कह रहा है कि जो सिचुएशन है सिटीज की या स्टेट्स की, उनको मानचित्र में ज्ञात कीजिए, दिया नहीं है, कह रहा है ज्ञात कीजिए, यानी यू हैव टू आइडेंटिफाई। अच्छा, जब स्टूडेंट खुद पढ़ता है, तो अगर मैं कम से कम 100 से ज्यादा बच्चों के नोट्स देख चुका हूं जो ये खुद से कह रहे हैं कि सर हम करेंगे या करेंगे, मैंने देखा, आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मिस्टेक्स से बचाना मेरा काम है। आप साल 2 साल बाद वो चीज सीखें, अपना समय बर्बाद करें, वो मुझे तकलीफ होगी, क्योंकि उसकी कीमत आप अंदाजा नहीं लगा सकते, उसकी कीमत आपके लिए क्या हो सकती है, ठीक है। तो अब वहां पर क्या होगा कि हम यहां जाएंगे और यहां पर हम एक चीज महत्वपूर्ण तरीके से देखेंगे कि आपने उसको स्किप कर दिया, आपका पूरा फोकस, आप मुझे एज ए स्टूडेंट बताइए आपका फोकस क्या होता, आप पहाड़ियां लिखते, अनाईमुड़ी कितनी ऊंची है, डोडा बेटा कहां है, ये पूर्वी घाट में, आप क्या चीज स्किप करते, आप ये वाला पार्ट स्किप कर देते कि मुझे अभी इसके साथ मैप जोड़ना, क्योंकि मैप तो आपको लगता है कि बाद में पढ़ना है ना, आप मैप स्किप कर देते, और यही आपका बीटीएल है, बिटवीन द लाइन। एक्चुअली में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, तो बीटीएल आपका सबसे इंपॉर्टेंट। अब आप ये स्किप कर जाते हो, और यूपीएससी वालों ने, अभी आपको मैंने प्रूफ दिखाया कि उन्होंने इस डाटा को यूज किया है, लेकिन इस डाटा को एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा है, आपके सामने मैंने प्रूफ किया। इसमें कहीं स्टेट का नाम दिया है ना, इसके लिए क्या करना होगा, आपको बीटीएल निकालना पड़ेगा, इसको बोलते हैं बिटवीन द लाइंस, यानी दी गई चीज में मुझे कॉन्सेप्ट निकालना है। क्योंकि अगर रटी रटाई चीज दे देंगे तो हर बंदा एससीईआरटी जो तुम्हारे जो कई सालों से 4-5 साल से तैयारी कर रहा है, ठीक है, पुराना कमरा लेके, जिसके आगे के बाल झड़ गए हैं, ठीक है, और जो मतलब अपने उम्र के 30वें उत्तरार्ध में है,
5 साल से तैयारी कर रहा है। तो नए बच्चे, जो साफिन वाफिन जैसे नए बच्चे जो आईपीएस बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, ये टीना डाबी जैसे 21 साल 22 साल के लोग आईएएस बन रहे हैं, उनको तो कभी मौका नहीं मिलता, क्योंकि जब तक बुजुर्ग आगे हटेंगे नहीं, जैसे परिवारों में होता है कि जब तक वो बढ़ के भैया जो है उनकी शादी नहीं हो जाएगी, तब तक पीछे वाले बेचारे एक नंबर ही नहीं आता है शादी का। ठीक है, तो वहां पर भी यही होता है कि जब तक वो तुम्हारे बुजुर्ग हट नहीं जाते, तब तक ये हमारे जो नए बच्चे हैं, ये जो अभी ग्रेजुएशन में जाएंगे या ग्रेजुएशन के खत्म होते होते उनको आईएएस बनने का जज्बा है, आईपीएस बनने का, वो तो खत्म हो जाता। तो यूपीएससी उसके लिए शॉर्टकट देता है, कहता है कि आपके अंदर अगर अंडरस्टैंडिंग है, आप इसी दिए गए फैक्ट में अगर आप बीटीएल पकड़ सकते, मोस्ट वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहां पर भी हम लोग को क्या करना है, आपको समझ में आया, मैंने प्रूफ के साथ दिया कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है वो डाटा इसमें से मिसिंग है, वो डाटा आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और मैं आपको अंदाजे से बता दूं, अगर आप बिगिनर हैं और आपको वो नशा चढ़ा हुआ है कि मुझे खुद से आज एनसीईआरटी फोड़ के खत्म कर देना है, अभी अगला क्वेश्चन देखना और मजेदार है, अगला क्वेश्चन तो वो उसका भी बाप है और मजा आएगा तुम्हें इसमें। तो उसमें क्या होगा, आपको अगर ये लग रहा है तो वहां पर आप मुझे सोच के बताइए कि अभी आप अंडर ग्रेजुएट है, पहली बात एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में ये बात आएगी कि मुझे इसमें बीटीएल कैसे लेकर जाना है। ये तो इतना एक्सपीरियंस हमने किया, इतना रिसर्च किया, हमारा काम रात दिन का यही है, हमारी टीम का काम यही है, तो हमें वो चीज समझ में आएगी यूपीएससी के एग्जामिनर का माइंडसेट कैसे ट्विस्ट करता है, वो कैसे जो है वो इतने लाख बच्चों में से कुछ हजार बच्चों को छाटेगा, उसका ट्रिक तो है, वो ट्रिक बीटीएल है। सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक इन द रीडिंग ऑफ एनसीईआरटीज, कि ये वाली लाइन को हम अरे ज्ञात करने के लिए कह रहा है, भक हम पहले नोट्स बना ले, इसको भाड़ में जाइए ज्ञात व्यात करना, आप इसको सबसे पहले स्किप कर देंगे और यही तुम्हारा क्या बन गया, आया क्वेश्चन, ये आया। दिस इज द फैक्ट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हम चित्रों को जैसे मैंने इससे पहले का क्वेश्चन मैंने छांट इस तरह क्वेश्चन दिए, हम उसको जो पाई चार्ट है, बार ग्राफ, हम उसको छोड़ देते हैं। आप भी नोट्स में उसको आप कभी शामिल नहीं करोगे, बहुत इक्का दुक्का मैंने देखा बच्चों को, वो आप मुझे ईमानदारी से बनाना, जो इससे पहले मैंने आपको ये पाई चार्ट दिखाया था, इसको लोग अवॉइड कर देते हैं। मैंने देखा अरे सर ये कुछ ग्राफ दिया, ठीक है, लेकिन अब देखो सीधे क्वेश्चन यहां से पूछ लिया, तो इसका मतलब है वी नीड टू आइडेंटिफाई दिस, हमें इसको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। समझ गए?